जय हिंद साथियों, आप सबों का एक बार पुनः इंडियन पॉलिटी के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट संसद को कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग उसका रिवीजन कर सकते हैं। यह जो क्लासेज है आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग संसद टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब सवाल ये है, यहाँ पर हम लोग संसद लिखा हुआ है, तो संसद एक संस्था है। संसद क्या है? एक संस्था है। वही कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे सांसद। तो संसद एक संस्था है, और सांसद जो है क्या है? एक संसद के जो सदस्य होते हैं वह सांसद कहलाते हैं। और जबकि संसद क्या है? एक संस्था है। तब जो है सांसद, सांसद जो है या अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, जिसमें सांसद के कुल 3 अंग होते हैं। एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। यह तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। अब एमसीक्यू के माध्यम से सभी पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे, और वहीं पर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि संसद जो है, तो संसद जो है का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, और इसके कुल 3 अंग होते हैं। कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और कौन कौन सा? एक आपको बताया मैंने, राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। तो यह जो है सांसद के कुल 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक संसदीय व्यवस्था, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में जो व्यवस्था अपनाया गया है वह संसदीय व्यवस्था को, कौन सा व्यवस्था अपनाया गया है? भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और यह संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जबकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में जो लोकतंत्र जो अपनाया गया है, उसमें चुनाव के आधार पर 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो है छोटे देशों के लिए है, जबकि भारत जैसे देशों के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो कुल 3 अंग। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं? तो अभी मैंने आपको बताया। भारतीय संसद के जो अंग हैं वह है कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर पूछ रहा है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मूल रूप से लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो थी वह थी 500। लेकिन अधिकतम अगर पूछे कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। लेकिन वर्तमान में अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में जो अधिकतम हो सकती है वह है 550। अब क्यों? 2 जो था कि नियम था हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में, 331 में यह वर्णित था कि यदि लोकसभा में लगे कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 550। वही आपसे
वही आपसे अगर पूछे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो पहले अगर पूछा जाता था तो पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 थी, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो वह हो जाएगा 543। कारण दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है 104 में संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से। क्लियर हो गया होगा उम्मीद कर रहे हैं। तो मूल रूप से लोकसभा सदस्यों की संख्या थी 500, उसके बाद बढ़ाकर 525 कर दी गई, उसके बाद 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से 545 कर दी गई। तो क्लियर हो जाना चाहिए, समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और रही लोकसभा की संरचना, पूछे कि लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है। लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में। किस अनुच्छेद में? 81 में। वही आपसे अगर पूछे संसद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो संसद के गठन का वर्णन है अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा की संरचना किस में है, अनुच्छेद 80 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जबकि 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, राज्यों की जनसंख्या से चुने जाते हैं 530 सदस्य। बाकी सदस्य जो चुने जाते हैं वह चुने जाते हैं किससे? संघ क्षेत्र से। किससे? संघ क्षेत्र से चुने जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर राज्यसभा की पूछ रहा है, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। 250 इसका सही आंसर ऑप्शन सी। लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में दो सदस्यों की संख्या 245 अधिकतम, जिसमें से 233 जो है अगर 233 जो है, इसमें से 233 जो है यह जो है चुने जाते हैं। 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। याद रखिएगा। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्याएं आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 12 सदस्य को मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कुल अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे समाज सेवा, लोक क्षेत्र और समाज सेवा, विज्ञान, लोक, इन सभी क्षेत्रों में जो है कुल 4 क्षेत्र है। पत्रकारिता कहिए या फिर मान लीजिए सहकारिता। तो इन सभी क्षेत्रों से जो है 4 सदस्यों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः अगर पूछे तो सामान्यतः होता है 5 वर्ष। सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष। लेकिन लोकसभा के वास्तव में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो सामान्यतः होता है 5 वर्षों का। सामान्यतः 5 वर्षों का, लेकिन वास्तव में यह अनिश्चित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, और यह सलाह कभी भी दे सकता है, तो लोकसभा विघटित हो जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसका विघटन किया जा सकता है। इसका विघटन किया जा सकता है, जिसके कारण लोकसभा एक अस्थायी सदन है। क्लियर हो गया, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कारण है कि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन वास्तव में कार्यकाल अनिश्चित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्लियर हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ये न्यूनतम आयु है। जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, 6 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? राज्यसभा का जब हम लोग बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया कि राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का विघटन हो सकता है। और विघटन कौन करता है लोकसभा का? दिया करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति विघटन अवश्य करता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा का विघटन करता है। और यह विघटन की जो शक्ति राष्ट्रपति को मिली है, यह है एक विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो आप लोग को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बता दिए हैं पहले ही, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और विधानसभा का सदस्य पूछे कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, यह भी 25 वर्ष हो जाएगा। वही आपसे अगर पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्लियर हो गया। वही 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम यहाँ पूछ रहा है, याद रखिएगा, ध्यान दिए। न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का बनने के लिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। वही 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। साथ ही साथ राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। क्लियर हो गया। 21 वर्ष स्थानीय निकाय का, स्थानीय निकाय में जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब शुरू में वोट देने का आयु भी 21 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में घटाकर 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कर दिया गया है 18 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जस्ट अभी कराए हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा का 25 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन होता कब है, सवाल ये है। और वर्तमान समय तक संसद के कितने संयुक्त अधिवेशन हुए हैं? तो वर्तमान समय तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, याद रखिएगा। एक बार आतंकवाद बिल पर, एक बार दहेज वाला बिल पर, एक बार जो है बैंकिंग वाला बिल पर, 3 बार याद रखिएगा। अब संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ अध्यक्षता बोल रहा है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन होता कब है, सवाल यह है, होता कब है और क्यों होता है? तो अब संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तब होगा जब संसद के टोटल 2 सदन होते हैं, लेकिन अंग पूछे तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के अंग अगर पूछे तो अंग होता है 3। वही आपसे पूछे कि सदन कितने होते हैं, तो सदन होते हैं 2। सदन कितना होता है? 2। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, याद रखिएगा, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो जब क्या होता है कि संसद के एक सदन किसी बिल को पारित कर देते हैं, जैसे लोकसभा पारित कर दे या राज्यसभा, तो जब पारित कर देगा और दूसरा सदन कोई जवाब ही नहीं देता है और 6 महीना से अधिक बीत गया, तो इस अवस्था में संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। पहला कंडीशन याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन याद रखना है कि
अगर किसी भी बिल पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तब पर भी जो है या संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न होगा तब, एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन 6 महीने तक पारित नहीं करे, तो भी संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। अब सवाल है, संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा तो संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है या बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। सिंपली रूप से आप इस शब्द को याद रख सकते हैं कि संसद के सत्र को आहूत करने का काम राष्ट्रपति का है। तो संयुक्त अधिवेशन का भी आहूत कौन करेगा जी? आहूत करेगा राष्ट्रपति। आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हाल ही में 71 पीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आए थे। आपको आसान प्रश्न देखने में लग रहे होंगे, निश्चित रूप से आसान है, लेकिन हमने उन सभी प्रश्नों के माध्यम से आपके सारे कंसेप्ट को निचोड़ने का कार्य करने का प्रयत्न किया है। तो आप निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आहूत करता है राष्ट्रपति, लेकिन अब सवाल है अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है, यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता अगर पूछे तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? तो यह बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और क्यों उत्पन्न होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया। तब सवाल ये है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति तो अवश्य बुलाता है संसद के संयुक्त अधिवेशन को। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को किस अनुच्छेद के माध्यम से बुलाया जाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 के माध्यम से बुलाया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है। और यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सवाल यह भी उत्पन्न होता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन यह किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो करता है, यह अनुच्छेद 118 के माध्यम से करता है। किस अनुच्छेद से? 118 के माध्यम से। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है, तो इसमें प्रभाव किसका अधिक होगा? लोकसभा का। अब ये भी सवाल उत्पन्न होता है कि संयुक्त अधिवेशन अगर होगा तो उसमें कार्य जो होगा किसके नियम के अनुसार होगा? तो वह लोकसभा के नियम के अनुसार होगा, लोकसभा के नियम के अनुसार। और यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन किन किन बिल पर होता है? बिल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक जो है साधारण बिल, एक जो है विधेयक, बिल को ही विधेयक कहते हैं हम लोग। तो एक सामान्य विधेयक, एक सामान्य विधेयक, एक जो है धन विधेयक, और एक जो है वह है संविधान संशोधन विधेयक। तो अब सवाल है कि किन बिल पर यह जो है होता है? तो यह जब भी होगा साधारण विधेयक पर। किस पर होगा? तो जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा या साधारण विधेयक पर होगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने में, तो कौन करेगा? तो लोक अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर ये भी नहीं है तब कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। अगर ये भी नहीं है तब कौन करेगा? उन सभी में से जो तय करता है वही करता है। और इसमें जो विधेयक पारित होगा वह साधारण बहुमत से पारित होता है, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के हिसाब से। तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने संयुक्त अधिवेशन से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद रही राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि काफी लंबा एक छोटा छोटा टॉपिक कर रहे हैं और काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा, आप लोगों को दिक्कतें होगी, देखने में लगेगा बहुत बड़ा है, टॉपिक करा रहा है एक छोटा। तो नेक्स्ट प्रश्न, एक धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहां? लोकसभा में, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और किसी भी विधेयक को
धन विधेयक प्रमाणित कौन करता है? तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है कौन? तो यह प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर दिया तो किसी न्यायालय में न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं हो सकती है कि वास्तव में यह धन विधेयक है या नहीं है। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। और किसी भी सदन में पेश किया जाता है कौन सा प्रस्ताव? कौन सा? तो साधारण वित्त, साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, साथ ही साथ संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। और एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर, राष्ट्रपति से पहले ही सिफारिश ले ली जाती है, जिसके कारण पेश किया जाता है, जिससे राष्ट्रपति धन विधेयक पर जो है क्या करता है? अपना हस्ताक्षर कर देता है अधिकांशता। तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर, देखिए अगर कोई भी विधेयक, इसे हम राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ेंगे, इसे एक बार आ गया तो बता देते हैं कि अगर कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाती है तो संसद का अभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या कर सकता है? हस्ताक्षर कर सकता है या हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, या उसे लौटा सकता है, या तो दस्तखत कर देगा या अपने पास रख लेगा या लौटा सकता है। तो लेकिन याद रखिए धन विधेयक में वह लौटा नहीं सकता है। लौटाने मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो धन विधेयक के मामले में नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति पूर्व में ले ली है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा में राज्यों से पूछ रहा है, तो राज्यों से कितने सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोनों मिलाकर पूछ रहा है। तो अधिकतम राज्यसभा की सदस्य संख्या हो सकती है कितना? तो अधिकतम हो सकती है कितना? तो 250। लेकिन और दोनों मिलाकर पूछ रहा है तो हो जाएगा 245। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। दिक्कत नहीं होना। केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 238 सदस्य चुने जा सकते हैं। कितने? 238। लेकिन वर्तमान में कितने चुने जाते हैं? तो 233 चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 233, जिसमें से 12 मनोनीत किया जाता है, तब 245 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 3 क्षेत्र हम बताते हैं, एक क्षेत्र आपको बताना है। कुल 4 क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। एक समाज सेवा, एक कला के क्षेत्र से, एक विज्ञान के क्षेत्र से। एक क्षेत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोकसभा में पूछ रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत? तो यह किया गया अनुच्छेद 330 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा में यह व्यवस्था नहीं है, किसी के भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, याद रखना है आपको। तो अनुच्छेद 330 के माध्यम से किया गया है। तो वर्तमान में परिसीमन के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या अनुसूचित जाति की 84 और अनुसूचित जनजाति की संख्या 47 है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 4 11 5 8 13। कुल कितने सदस्य? 131 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग। आप लोग को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। और वही विधानसभा में पूछे तो विधानसभा का हो जाएगा अनुच्छेद 333। विधानसभा में अनुच्छेद 333 के माध्यम से। लेकिन शुरू में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाते चला गया। और वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। किस अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है और अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 2030 तक लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या जो वर्तमान में है वही रहने के लिए दिया गया है। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूर्व में 84वें संविधान संशोधन 2026 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा का परिसीमन जो है उसके सदस्यों की संख्या बढ़ेगा 2026 के बाद। क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी जिसे 104 में संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। क्लियर हो गया। और वर्तमान में एक वैध वंदना जो विधेयक भी आया है जिसको नाम दिया गया 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 1/3 सदस्यों को लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली और जैसे क्षेत्रों में मनोनीत क्या कहते हैं आरक्षित देने की व्यवस्था की गई है। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे, सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। इसमें याद रखिएगा यहाँ पर 330 इसमें और 332 हो जाएगा विधानसभा में, और 331 जो था या लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए। क्लियर हो गया। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य है। देखिए सांसद की योग्यता, संसद सदस्य बनने की योग्यता, संसद सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 84 में। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 84 में, जिसके अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष आयु पूरा कर दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह योग्यता है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 84। क्लियर। संसद का गठन अनुच्छेद 79, गठन 79 में, 84 में योग्यता संसद सदस्य की, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष मतलब पूर्ण रूप में खाली अध्यक्ष वाला काम नहीं करता है, इसके अलावा भी वह अन्य कार्य करता है। तो जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन यह जो है पदेन अध्यक्ष मतलब कि इधर भी कार्य करता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो यह उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह वर्णित है अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति का पद अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किसे है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यह एक विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, और यह भंग कौन कर सकता है, तो भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पर, तो यह कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संसद की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। जब संसद की कार्यवाही शुरू होता है तो शुरू के समय को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। शुरू के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। और प्रश्नकाल के बाद ठीक बाद जो समय आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल। क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। यह भारतीय देन है, भारतीय मीडिया की देन है। इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। और इसका समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक, लेकिन वर्तमान में इसका जो समय है वह है 1 बजे से 2 बजे तक। याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्लियर।
भारत में बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो भारत में बजट के जो पेश किया जाता है किस सदन में, या पेश किया जाता है लोकसभा में, केवल लोकसभा में। क्यों? लोकसभा जनता का सदन है, लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा में समस्त देश के जनता का प्रतिनिधि होते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जनता का सदन, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। लेकिन संविधान में कहीं भी निम्न सदन का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं या द्वितीय सदन कहते हैं। तो कभी कभी तो राज्यसभा की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठता है। इसे जानने के लिए आपको स्पेशल करना पड़ेगा, स्पेशल टॉपिक वाइज हम लोग कराते हैं, तो उसमें आप लोग का प्यार अगर मिले तो निश्चित रूप से उसमें ये भी बताएंगे कि राज्यसभा की प्रासंगिकता क्या है। सवाल बार बार उठते रहता है, राज्यसभा को क्यों ना समाप्त कर दिया जाए, तो क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको वहीं पे पता चलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न, संसद में कोरम गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना आवश्यक है? कोरम मतलब कम से कम कितना सदस्य उपस्थित हो, संसद की कार्यवाही आगे बढ़े, संसद का बैठक हो जाए। तो कम से कम कुल सदस्यों का जितना सदस्य है उसका 1/10 होना चाहिए। कितना? 1/10, 10वां भाग, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी। जैसे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550, तो इसका 10वां भाग कितना हो जाएगा? 55 होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, और या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अगर पूछे तो आपसे अनुच्छेद 100 मार दीजिएगा। अभी 100 101 कर आता है तो 100 याद रखिएगा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे एम अनंत सेंगर, तो ये नहीं थे, ये दूसरे अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, इसका सही आंसर। नीलम संजीव रेड्डी यह लोकसभा के अध्यक्ष रहे, एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, आगे चलकर राष्ट्रपति बने, और एक बार यह चुनाव में हार गए थे, राष्ट्रपति चुनाव में, उसके बाद यह निर्विरोध चुने गए थे। अभी तक निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, और सबसे युवा राष्ट्रपति थे यह। क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति पहले ही क्लियर कर चुके हैं कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की समिति जो है, संसद की समिति, संसद की समिति में एक जो समिति है वह है वित्तीय समिति। कौन समिति? वित्तीय समिति। तो वित्तीय समिति में ही कौन कौन आता है? तो आता है प्राक्कलन समिति, जो संसद की सबसे बड़ी समिति है, लोक लेखा समिति, और एक जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो अब देखिए, सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति है, जिसमें सदस्य की संख्या होती है 30, और यह 30 सदस्य जो चुने जाते हैं या लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से, और 7 सदस्य जो होते हैं, या 7 सदस्य होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से, और 7 सदस्य जो होते हैं या होते हैं राज्यसभा से। और संसद की सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति, पुरानी समिति। इसका गठन 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, ओ विश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में पेश किया जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव, ओ विश्वास प्रस्ताव, ओ विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। किस लिए? टेस्ट लेने के लिए कि जो पार्टी बहुमत में है, जिसकी सरकार है, क्या वह वास्तव में बहुमत को प्राप्त कर रही
है या नहीं, इसके लिए हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और या पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, याद रखिएगा। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है, कम से कम 50, और एक बार यह हो जाने के बाद 6 महीने के बाद ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो क्लियर, तो इसका सही आंसर है केवल लोकसभा में। अब बजट भी केवल लोकसभा में, धन विधेयक भी केवल लोकसभा में। किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से, तो जैसे राज्यों का निर्माण करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। और केवल राज्यसभा में अगर अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो यह पेश होता है कहाँ से, केवल लोक राज्यसभा से। क्लियर, या राज्यसभा की शक्ति और लोकसभा की शक्ति में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति, संसद को कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 245 के तहत है। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 248। तो देखिए हाल ही में बीपीएससी एएसओ का एग्जाम हुआ था जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 245। अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 123। और अध्यादेश कब जारी होगा, जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो तब, या किसी मामले में संसद का सदस्य नहीं चल रहा और किसी मामले में कानून बनाना आवश्यक हो या संसद के कानून के समान होता है। अगर इसका वैलिड जो होता है पहला विधेयक, पहला संसद के पहला बैठक से 6 महीना तक, टोटल 6 महीने का होता है, पहला विधेयक पारित कर दे या कानून बन जाता है। अनुच्छेद 368 संशोधन, संविधान में संशोधन संसद कर सकता है 368 के तहत। 110 में क्या है, तो धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, 110 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। संसद के सदस्य को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, या राष्ट्रपति या उसके द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा सदस्य शपथ दिलाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर सी। आज का लास्ट प्रश्न, संसद का मुख्य कार्य क्या है। संसद का मुख्य कार्य क्या है, तो विधि बनाना, कानून बनाना, विधि बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। संसदीय व्यवस्था की यह खूबसूरती है, कार्यपालिका मनमानी नहीं करे, और साथ ही साथ बजट पारित करना। यह सभी कार्य किसका है, संसद का है। और भी सारे कार्य हैं, तो कानून बनाना भी, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, बजट पारित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से आज का क्लास यहीं तक है। तो यदि दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।